नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जोन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री में वीवीआई मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों उसका आंसर भी बताएंगे। दोस्तों इस क्लास पे क्या क्या होता है और कब कब क्या क्या होता है, दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ठीक है ना। फिर हम बताएंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा सा। इसमें जो इस चैनल पे फाइनल एग्जाम की तैयारी कराया जाता है क्लास 12 के लिए। फिजिक्स 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रहा है दोस्तों, और केमिस्ट्री 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का भी क्लास चल रहा है। अब मैथ 150 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का क्लास चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहां से आप जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, जिससे कि नया नया वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब आज बता रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फिर 18 बताएंगे, फिर 19, फिर 20 बताएंगे दोस्तों। पहला आता है ब्राउनी गति किसे कहते हैं दोस्तों। दूसरा है क्या अनुक्ता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोटि क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझाएंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है दोस्तों। विद्युत अपघटन संबंध फ्राइडे के प्रथम नियम को लिखे दोस्तों, इसको बताएंगे हम, ठीक है ना। एकदम शानदार तरीके से बताएंगे दोस्तों, एकदम 100% कहते हैं। यदि आप सोचते हैं हमको याद नहीं होता कोई चीज, तो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, याद कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों बताते हैं, याद करना सबसे जो है ना खराब काम है। उसको समझिए, हर पॉइंट को समझिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है, बस वो हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए आप जो है ना याद मत कीजिए, समझिए किसी चीज को। समझने से क्या होता है, खुद से लिखते हैं, समझ के खुद से लिखते हैं, वो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये पहले बताते हैं, सबसे पहले ब्राउनी गति क्या है देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्राउनियन गति किसे कहते हैं। ब्राउनियन गति 1800 ब्राउनी नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम ब्राउन है। तो इन्होंने 1827 में देखा क्या, कोलाइडी विलियन में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। तो उसमें जो छोटा छोटा कण जो था दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ये इसमें सॉल्यूशन लेते हैं, किसका सॉल्यूशन लीजिएगा बताइए जरा सा, पहले बता रहे हैं। इसमें जो हमने क्या किया, पहले इसमें तेल मिला दिया, ये वाटर है, क्या है ये वाटर है ये, ठीक। वाटर में हमने ऑयल मिला दिया, ठीक है। तो ऑयल मिला दिया और इसमें थोड़ा सा सोप भी डाल दिए, सोप मतलब साबुन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, घोल बन गया दोस्तों, ठीक है ना। और इस घोल को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जब इसको तेल और क्या कहते हैं, ये पानी और साबुन को मिला दीजिएगा ना, तो बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा से क्या होता है, तेल उसमें मिल जाता है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जब रॉबर्ट ब्राउन ने देखा 1827 में, तो देखा इसमें जो विभिन्न जो कण जो होता है, कोलाइडी कण जो होता है, वो जिगजैग मोशन करता रहता है। इस प्रकार से मोशन करता रहता है दोस्तों, इस प्रकार से जिगजैग मोशन करता रहता है। जिगजैग मोशन मतलब टेढ़ा मेढ़ा गति करता रहता है। उसी को कहा उन्होंने, अपने नाम पर रख दिया क्या, ब्राउनियन गति दोस्तों। तो उसी तरह देखिए, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण अनियमित रूप से गतिमान रहता है, अर्थात इनके कण जिगजैग गति में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। समझ में आया। अरे भैया एक कोलाइडल विलियन ले लो, उसमें जो कण घुला हुआ है ना, विलय जो पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है ना, वो क्या होता है, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा गति करता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्राउनियन गति, ठीक। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस चीज को देखा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा, समझे। तो ये हो गया आपका ब्राउनियन गति। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, पहले समझिए अच्छे से, याद मत करो किसी चीज को यार, समझो। कितना याद करोगे, तनी वो मेमोरी, इतना सारा सिलेबस कैसे याद करोगे, समझो बात को। टिंडल इफेक्ट, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलियन से होकर प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात कोलाइडी विलियन ज्यादा चमकने लगता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और ये चीज देखा था टिंडल ने, देखा था, वैज्ञानिक का नाम है टिंडल।
1869 में, 1869 में, समझिए बात को हम जो बोल रहे हैं। 1869 में एक कोलाइडी सॉल्यूशन था, एक ग्लास में था, कोलाइडी सॉल्यूशन था, ठीक है ना, कोलाइडी सॉल्यूशन था। और वैज्ञानिक ने क्या किया, एक टॉर्च को बाढ़ा, एक टॉर्च आया, टॉर्च का लाइट आया यहां से एक टॉर्च था और वहां से टॉर्च का लाइट आया, ठीक है ना, इसके अंदर गया। इसमें जितना भी कोलाइडी कण था दोस्तों, वो क्या किया, प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया, मतलब चारों तरफ क्या किया, प्रकाश को फैला दिया, चारों तरफ प्रकाश क्या किया, फैला दिया दोस्तों। और इससे क्या हो गया, बिलियन चमकने लगा। और इसी घटना को कहा क्या, टिंडल ने, कि इसको नाम रखो, इसका नाम क्या रखो, टिंडल प्रभाव। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित होती है तो प्रकाश की प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन मतलब क्या, प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक है ना, तथा विलयन चमकने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये कह देते हैं कि आप ये सब कर लोगे ना दोस्तों, तो क्वेश्चन बैंक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन बैंक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूछेगा भाई, पूछेगा जो आप पढ़ा रहे हैं सर वही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, अनुक्ता। याद नहीं करना है, समझो बात को। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अनुक्ता। जो भाग लेता है दोस्तों, ये देखिए H2O2 क्या है, भाग ले रहा है अभिक्रिया में, जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी जाएंगे स्टेज पर डांस करने के लिए। तो अभी पार्टिसिपेट किया, डांस हुआ नहीं है, डांस किया, अब करेगा। देखिए H2O2, तो ये बन जाएगा क्या है, देखिए अब हो गया शुरू इसका डांस। H2O बनाया और क्या बनाया, O2, तो भाग लिया। पहले पार्टिसिपेट कीजिएगा तब ना डांस कीजिएगा स्टेज पर। तो पार्टिसिपेट कौन किया, भाग लेने वाले परमाणु, यही ना भाग ले रहा है। तो हमको इससे मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 2 गो O है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 1 3 गो O हो गया। तो ये बैलेंस है नहीं ना, बैलेंस, तो हम यहाँ 1/2 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 O 1 O 2 O हो जाएगा, और 2 H तो हो गया। अब हमको अनुक्ता कहता है कि आपको सिर्फ मतलब है जो भाग ले रहा है परमाणु, तो भाग यही ले रहा है, पार्टिसिपेट किया है कि सर मेरा भी नाम लिख दीजिए, हम भी जाएंगे स्टेज पर डांस करने के लिए। हाँ, अनुक्ता तो क्या हो जाएगा, अनुक्ता बताइए, भाग लेने वाले परमाणु संख्या। तो भाग लेने वाले कितना परमाणु संख्या, एक के ना जी, एक क्यों ना H2O2, तो इसको लिखेंगे क्या, इसका अनुक्ता हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग ले लिया है, सर जी हम दोनों मिलकर डांस करेंगे। तो ये देखिए वो ये लिया, एगो ये, तो बनाया क्या, ये Na इधर आ जाएगा और C2H2 उधर, C2H5 उधर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 COO Na प्लस C2H5OH। तो बनाया क्या, इसका नाम है इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाया क्या, सोडियम एसीटेट और इथाइल एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं रम, ठीक है ना, इथाइल एल्कोहल। तो देखिए इसका अनुक्ता क्या हो जाएगा, तो अनुक्ता को किससे मतलब है, जो भाग ले रहा था, भाग तो यही लिया है सर, मेरा नाम लिख लीजिए सर, तब जाएंगे। तो नाम लिखा लिया ये, तो देखिए जरा सा यहाँ पर क्या 1 हो गया, और इसको बोलेंगे भी 1 बोलेंगे। तो 1 1 कितना होगा, बोलिए 1 प्लस 1, तो भाग लेने वाले अणु की संख्या कितना होगा, 1 1 2 हो गया 2। इसको हम लोग बोलते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर, इसको बोलेंगे द्वि अणुक, बायमोलिकुलर, ठीक है ना, द्वि। इसको बोलते हैं एक अणुक अभिक्रिया, मतलब यूनिमोलिकुलर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2HCl। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुक्ता, अनुक्ता क्या हो जाएगा बताइए, आप ही जरा सब बताइएगा, खुल के बताइए। अनुक्ता यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 1 कितना होगा बताइए, तो 2 ना होगा, तो 2 हो गया अनुक्ता इसका। ये भी क्या होगा, बायमोलिकुलर होगा। अब देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि को, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग समझेंगे। वेग समीकरण में प्रयुक्त
सांद्रण पदों के घातों के योगफल को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं दोस्तों। तो वेग समीकरण आपको लिख देगा, वेग समीकरण, ठीक है, वेग समीकरण आपको लिखा मिलेगा। और जो वेग समीकरण में जो सांद्रण होगा, सांद्रण को लिखते हैं सी से कॉन्सेंट्रेशन C1 और ये C2, ठीक है ना। ये आपको एक योग देगा सांद्रण, दो नहीं देगा, या हो सकता है दो से अधिक दे देगा सांद्रण, C3 भी दे देगा। तो वेग समीकरण आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण, सांद्रण C1 C2 हो गया, पदों के घातों, पदों के घात क्या हो गया m और घात क्या हो गया n हो गया, के योगफल को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा जरा सा बताना। तो m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, H2I2 पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया और ये बनाया है क्या बताइए, तो 2HI। अब वेग समीकरण आपको वहां निकाल कर दे देगा दोस्तों, वेग समीकरण ऐसे लिख देगा, यहाँ पे यहाँ लिख देगा K, यहाँ पर क्या H2 है, यहाँ H2 लगा देगा और यहाँ लगा देगा क्या I2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, पावर में 1, पावर में 1 लिखा रहेगा आपको, पावर में क्या है 1 है 2 है, ऐसे देखिए यहाँ जो रहता है ना वही लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, प्रयोग में गलत हो जाता है, 1 के जगह कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो ये प्रयोग द्वारा ही पता चलता है। ये हम लोग जो है थ्योरेटिकल बता नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब आएगा इसको वेग समीकरण। वेग समीकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, वेग समीकरण में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, कान खोल के सुन लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। घातों के योगफल, तो योगफल 1 प्लस 1 घात 2 हो गया। एगो आग ले लेते हैं जरा सा, ये 2 आया, ठीक है ना, इसका अभिक्रिया कोटि 2 आया है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CO और C2H5 प्लस प्लस H2O है आपका। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका रिएक्शन जब करेंगे हम तो ये बन जाएगा CH3COOH और बन जाएगा C2H5OH। ये देखिए ये हो गया इथाइल एसीटेट, ये हो गया जल, ठीक है। जब रिएक्शन किया तो एक H इसमें आ गया और C2H5 उधर चला गया, तो C2H5 यहाँ एक H इधर दिया था, एक H इधर यहाँ आ गया, तो इसमें OH बच गया था तो OH यहाँ लिख दिया, C2H5 के साथ मिल गया। अब दोस्तों बताइए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर देखिए आपको वेग लिखा रहेगा, वेग समीकरण लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ पे CH3COO C2H5 यहाँ दिया रहेगा H2, इसके पावर में कुछ लगा देगा आपको, यहाँ 0, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है। ये प्रयोग द्वारा पता चलता है, बार बार कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है। प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल आप सीख नहीं सकते, इसको थ्योरेटिकल हम लोग लिखेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। इसमें पावर जो दिया रहता है वो जो प्रयोग करके दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। इसका अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि बताइए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से फास्ट। अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 1 प्लस 0 1 होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं छदम प्रथम कोटि का अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्यूडो जो है इसको देखो छदम प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक है। थोड़ा सा निकाल भी लेंगे जल तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसमें जल की मात्रा अधिक होता है उसको पावर 0 होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कि समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, तो समुद्र से 2 बाल्टी निकाल ही लेंगे जल तो कोई फर्क पड़ेगा समुद्र में नहीं पड़ेगा। उसी तरह से समुद्र, इसमें जल बहुत ज्यादा है और ये क्या है, इसके तुलना में जो ये जो इसके तुलना में ये बहुत कम है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका सांद्रण होता है, इसका सांद्रण नहीं होता, इसका सांद्रण में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका हो गया 1 हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर के 2 एस का नाम लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर पायराइड, दूसरा लिख दिए चेल्कोसाइट Cu2S लिख दिए चेल्कोसाइट।
दोस्तों 2 बोल रहा था लेकिन हमने 4 बता दिया। टेनोराइट, CO क्यूपराइट, Cu2O। आपको जो मन करेगा आप 2 लिख देना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 नंबर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट भी नोटेड दोस्तों। विद्युत अपघटन संबंध फ्राइडे के प्रथम नियम को लिखे। दोस्तों फ्राइडे ने 2 नियम दिया था, आज फर्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से दूसरा बताएंगे, ठीक है ना। और ये 1832 में दिया गया था, 1832, ठीक है। उन्होंने बताया था क्या कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड कहते हैं दोस्तों क्षर को। एक क्षर को क्या करेंगे, उसी के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डुबा देते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का क्षर लिए और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, डुबा दी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मात्रा हो गया m, विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हो गया Q, के समानुपाती होता है दोस्तों, ठीक है ना। और जब इस समानुपाती घटाएंगे ना दोस्तों, इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं Z बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Z, Q हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। अब Q बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश बराबर होता है दोस्तों, आवेश जाएगा, आवेश कब होता है, आवेश आपका मोबाइल चार्ज होता है कब होता है, जब धारा जाता है, उसमें समय लगता है, तो धारा इंटू समय। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, M बराबर Z, Q की जगह पर लिखेंगे I, T लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से फॉर्मूला हो गया दोस्तों। और यहाँ पर Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, लिख लो, खुद से लिख लो। Z एक नियतांक जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि मान लीजिए क्या, यदि मान लीजिए I बराबर 1 एम्पियर, मतलब धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है और समय लग रहा है प्रवाहित होने में 1 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि पदार्थ की मात्रा जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको बताया विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा 1 बिलियन ले लीजिए, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको कैसे कैसे कीजिए। 1 बिलियन लीजिए इसमें, ठीक है ना। एक रड को डुबा दीजिए, डिप कर दीजिए, ठीक, एक और रड को डुबा दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो बिलियन लिए हैं, मान लीजिए कॉपर का रड है तो कॉपर सॉल्यूशन लिए। अब इस पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, एगो एनोड का काम करता है, एगो कैथोड का काम करता है। एनोड हमेशा क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। एनोड हमेशा इसमें जो है सोल्यूशन में गलता है, एनोड गलता है, ठीक है ना। अब कैथोड क्या होता है, गलता नहीं है। तो एनोड से क्या होगा, ये मान लीजिए ये एनोड है आपका, ये एनोड का क्षर है, ये कैथोड का है, ठीक है। तो एनोड से क्या हो रहा है, निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है दोस्तों, मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है, पदार्थ की मात्रा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें एक मान लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं क्या, एक बैटरी जोड़ दे जिससे धारा प्रवाहित होगा। तो एक बैटरी जोड़ दी है, मतलब आवेश जाएगा, उसमें से आवेश पदार्थ की मात्रा जो इसमें मुक्त हो रहा है, पदार्थ की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। जितना अधिक आवेश इसमें आएगा उतना अधिक इस पर क्या होगा, पदार्थ की मात्रा क्या होगा, पदार्थ की मात्रा क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा क्या उस पर जाके जमा होगा, इकट्ठा होगा। तो इस प्रकार से था दोस्तों, हमने आपको बता दिया। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बस यही कहेंगे, तैयारी करते रहो जबरदस्त, एकदम मस्त, फुल टू फटाक, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन ऑलवेज देने का। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।